तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। सकुशल दिवाली मनाने के बाद फिर से कर्म भूमि की ओर हम लौट आए हैं दर्पण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। जहां अब हम बात करेंगे अगली प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके से ये क्लासेज आपके लिए कारगर साबित हो सके। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम हमारे लक्षित लक्ष्य को पा सके। और अब हम बात करेंगे कि अब बचा हुआ समय हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण के साथ में किस तरीके से अपने भविष्य निर्माण के लिए दे सकेंगे, और उस भविष्य निर्माण की कड़ी में ये क्लासेस किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। और आज इस कक्षा में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ ऐसी विधियों के बारे में जहां से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। चलिए तो थोड़ा रूबरू करवाता हूं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, उसमें आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम हो रहा है, आत्मनिष्ठ विधियां यानी कि ऐसी विधियां जिनमें आत्म यानी कि स्वयं का, आत्मा मतलब आप खुद, स्वयं का स्वयं के द्वारा एनालिसिस करना, अपने आप को, अपने आप की छानबीन करना, अपने आप से सवाल करना, अपनी खुद की अंदर झांक कर खुद के बारे में जानना, ऐसी विधियों को हम कहते हैं आत्मनिष्ठ विधि। दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है, जिसमें आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन करना, व्यक्तियों को जानना आदि जो चीजें रहेगी वो हम किस में पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर हम बात करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछेगा आत्मनिष्ठ विधियां कौन कौन सी है और वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी है। तो चलिए, जैसा कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे एक लिखा हुआ पूरा पेज दिख रहा है, इसे हम एक बार यहां देखेंगे, फिर एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कैसी रही थी इस बार की दिवाली। अब कितना इंतजार है आपको मनोविज्ञान की इन क्लासेज का। क्या अब आप चाहते हैं ये क्लासेस लगातार चलती रहे, क्योंकि आपकी उपस्थिति उद्दीपक का काम करती है मेरे लिए, पुनर्बलन का काम करती है मेरे लिए, एक ऊर्जा के संचार का काम करती है मेरे लिए। आपके कमेंट, आपके द्वारा क्लास को दिया गया जो रेस्पॉन्स है, वो मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा का कार्य करता है। मैं चाहता हूं आप लोग साथ के साथ कमेंट करके बताते रहे, हम इसमें क्या बदलाव करें, किस तरीके से इन क्लासेस को लेकर चले, क्या इसको एमसीक्यूज फॉर्मेट पर लेकर आ जाएं, या फिर इसी तरीके से थॉटिकल जो मैटर हमारा चल रहा है उसी को थ्योरेटिकल पार्ट में ही इसे आगे की ओर लेकर चले। इन सारी चीजों के बारे में आपको देना होगा मुझे जवाब। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ इस यात्रा को पूरा करने के लिए। तो अब हम बात करें कि सर आत्मनिष्ठ विधियों में आप कौन कौन सी विधियों के बारे में बात करेंगे। तो हम आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि को आत्मनिष्ठ विधियों में पढ़ेंगे, ठीक है सर। उसके बाद बारी आएगी वस्तुनिष्ठ विधियों की, जिसमें हम निरीक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषण विधि, देखिए विकासात्मक विधि, समाज मिति विधि, सांख्यिकी विधि, मनोभौतिक विधि, उपचारात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, और साथ ही साथ हम बात करेंगे परीक्षण विधि और विभेदात्मक विधि के बारे में हमारी चर्चा होगी। सर इनमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। बेटा, कौन सी विधि किसके द्वारा दी गई, इस विधि का मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या योगदान है, यह विधि मनोविज्ञान में किस तरीके से आई, या फिर इस विधि के प्रवर्तक कौन है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इस विधि के मनोविज्ञान में यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में आने पर बेनिफिट क्या हुए और उसके लॉस क्या है, यानी कि इस विधि के फायदे शिक्षा मनोविज्ञान में
और इस विधि के क्या है दोष या फिर हानियां क्या क्या है, ऐसे इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करते हुए एक एक विधि के बारे में हमें बात करनी रहेगी। तो आज जिन विधियों को हम शुरू कर रहे हैं वो कौन सी विधियां रहने वाली है, आत्मनिष्ठ विधि। और आत्मनिष्ठ विधि में जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है आत्मनिरीक्षण विधि। तो चलिए अब हम बात करते हैं आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में। आ जाइए बच्चा, चलिए बात करते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। किसके बारे में, आत्मनिरीक्षण विधि। सर इससे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सीधा कह रहा है आत्मनिरीक्षण यानी अपने आप के बारे में अपने आप का आकलन करो, अपने आप को अंदर झांक कर देखो, यानी कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करो। पहला सीधा शब्द पूछेगा आत्मनिरीक्षण विधि का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में बात करता हूं। तो ये मनोविज्ञान की बेटा जी, सबसे पहले इसके बारे में बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान की परंपरागत विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। अब सर क्या अर्थ है इस आत्मनिरीक्षण विधि का, तो अगर मैं इसके जाऊं बेटा जी तो इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करूं। शाब्दिक अर्थ जी सर बिल्कुल बताइए। तो ये कहना चाह रहा है स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा, यानी कि अपने आप का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा। इसका शाब्दिक अर्थ है बेटा जी स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा, यानी कि ये कहता है, हम भी कई बार कहते हैं ना, तो अपने जमीर में झांक कर देख तुझे पता चलेगा, तो अपने गिरिबान में झांक के देख वो गिरिबान कौन सी विधि है। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा तू कौन सा दूध का धुला हुआ है, एक बार अपने गिरिबान में झांक कर देख। तो गिरिबान में झांकने का मतलब ये थोड़ी यूं करके ऐसे देखना थोड़ी होता है। गिरिबान का मतलब है अपने आप का आकलन कर भाई, तू कितना सही है कितना गलत है तू खुद के बारे में खुद जानता है, और तू खुद इसका मूल्यांकन कर भाई इस बात में तू कितना सही है या फिर कितना गलत है। यानी कि स्वयं का मूल्यांकन जब स्वयं करेगा तो वो अपना निरीक्षण करेगा। अब शब्द पूछा जाता है आखिर इस विधि को आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन था। सबसे पहले एक सवाल बनता है, अब आप लोगों में से कई सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे कि सर आत्मनिरीक्षण विधि का प्रेरणा के रूप में किसे जाना जाता है, कि सर संरचनावादी संप्रदाय को, यानी कि विलियम वुंट को, टिचनर को जाना जाता है। लेकिन बच्चा यहां पर एक बड़ा आसान सा एक सवाल आपसे पूछेगा, मूल रूप से यह विधि किसकी देन है। मैं यहां छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से आपको क्लियर करवाता हूं। तो मूल रूप से यह विधि, मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार जवाबों की झड़ी लग जानी चाहिए कि मूल रूप से यह विधि कौन से मनोवैज्ञानिक की देन है, यह आप मुझे जवाब दीजिए। तो ब्रिटेन में बेटा जी एक मनोवैज्ञानिक हुए जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक। तो ये बेटा जी ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक कौन थे? जॉन लॉक। मूल रूप से यह विधि जॉन लॉक की देन है। पहला सवाल तो यह आएगा, आपसे सवाल पूछे कि ये जो आत्मनिरीक्षण विधि है ये मुख्यतः किसकी देन है, तो आप जवाब देना सर ये जॉन लॉक की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग किसने किया, या फिर इस विधि को शिक्षा मनोविज्ञान में लाने वाला व्यक्ति कौन था। तो आत्मनिरीक्षण विधि का बेटा जी बात करते शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग। शिक्षा
मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। सभी बच्चे एक बार मुझे जवाब दे दीजिए। वैसे तो मैं इसका आंसर पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको जवाब देना होगा। तो मैं आपको जब पहले शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय पढ़ा रहा था, और जब संप्रदाय पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया संरचनावादी संप्रदाय, मैंने बात की जर्मनी, मैंने बात की विलियम वुंट, मैंने बात की उनके शिष्य टिचनर के बारे में। तो यही संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय, वही विलियम वुंट और वही टिचनर, वो व्यक्ति है जो शिक्षा मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण विधि को लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। किसको श्रेय दिया जाता है भैया? विलियम वुंट और टिचनर को। तो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग कौन था भैया? विलियम वुंट और इनके एक शिष्य है, आप लोग भली प्रकार से जानते हैं, जिनका नाम है टिचनेर या टिचनर। टिचनेर या टिचनर, टिचनेर या टिचनर इनके शिष्य है। हमने बात की ये वही विलियम वुंट है जिन्होंने लिप्जिंग में पहली बार प्रयोगशाला की स्थापना की और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। ये बात हम पहले देख चुके हैं। यानी कि ये किससे संबंधित थे आपको मैं पहले बता चुका हूं, संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय, ठीक है सर। तो क्या समझने में आया आपके? शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसने किया? तो विलियम वुंट ने किया और सर टिचनर ने किया। और ये किससे किससे संबंधित है? संरचनावादी संप्रदाय से संबंधित है। अब आपसे पूछे इस विधि के अन्य नाम क्या है? मैं एक एक बिंदु को क्लियर करूंगा। आपका सवाल किसी भी तरीके से एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछे, गलत नहीं करोगे। वादा है आप लोगों से, एक वादा आप भी करिए, इस क्लास में लाइक शेयर कमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। क्या आप वादा करते हैं मुझसे? अगर यस, तो फिर आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपते हुए आगे की ओर चलता हूं और इस विधि का अन्य नाम बताता हूं। आप बताइए इस विधि का अन्य नाम क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में छोड़िए। क्या अंतः परीक्षण विधि हो सकता है? बताइए आप। क्या अंतः दर्शन विधि हो सकता है? जी सर, अंतः दर्शन विधि, और दूसरा अंतः निरीक्षण। अंतः मतलब अंदर, दर्शन मतलब देखना। साधारण से शब्दों में, दर्शन शास्त्र की भाषा में नहीं, साधारण के शब्दों में दर्शन मतलब देखना, अंदर की ओर देखना। तो अंतः दर्शन विधि या अंतः निरीक्षण विधि। अब आपसे दो इंपॉर्टेंट नोट लगवा रहा हूं। एग्जामिनर सवाल पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट लगाकर यह चीज लिखवा देता हूं आपको। नोट, यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान की, यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। कहने का मतलब सवाल सीधा पूछेगा सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि अगर कोई है तो वो कौन सी है? यही वाली विधि है। अब आपसे पूछा जाएगा दूसरा नोट का इंपॉर्टेंट बिंदु, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो वो क्या रहेगा? इस विधि के द्वारा किस प्रकार के मन का अध्ययन किया जाता है? आप खुद को कैसे देखोगे? वर्तमान में जो आपके अंदर चल रहा है आप उसी को तो देख सकते हो। जब आप जागृत अवस्था में हो, जब आप वर्तमान स्थिति में हो, तभी तो स्वयं का आकलन कर सकते हो। अब आपको कोई कहे आज तुम रात को सोना और फिर स्वयं का आकलन करना, अरे भैया
तो अचेतन मन जब सक्रिय रहेगा तो आप किस तरीके से स्वयं का आकलन कर पाओगे? नहीं कर सकते हो। तो फिर सर इसका क्या अर्थ हुआ? इस विधि के द्वारा चेतन मन यानी कि जो जागृत अवस्था है का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो बच्चा इस विधि द्वारा चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। चलो यहां तक तो ठीक है सर। तो क्या फिर इस विधि को सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपना लिया, या फिर किसी मनोवैज्ञानिक ने इस विधि का खंडन भी किया, आलोचना भी की, विरोध भी किया? तो बिल्कुल, मैंने आपको संरचनावादी संप्रदाय के बाद यानी कि टिचनर और विलियम वुंड के बाद एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ाया। उस व्यक्ति का कौन सा संप्रदाय है? जिसे विलियम जेम्स कहा जाता है, जिसे अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और जिसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जिस व्यक्ति ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक अस्तित्व में लाने के लिए प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकर आया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे मेरी एक बार। व्हाट इज दिस? क्या बात हुआ? अभी देखते हैं एक बार। एक सेकंड चालू रखना जी। ये ओके, चलिए। तो समस्या थी, उसका समाधान भी मिल गया। और हम बात करते हैं इस विधि का आलोचना किसने की। तो इस विधि की जो आलोचना करने वाला व्यक्ति था, आइए भैया बात करते हैं इसकी आलोचना करने वाला व्यक्ति कौन था। तो आलोचना, चलिए बात करते हैं इसकी आलोचना किसने की है। विलियम जेम्स ने की है। विलियम जेम्स ने। तो विलियम जेम्स ने क्या कहा? यार कुछ ये मुझे इस तरीके से प्रतीत होता है, बालक का, छोटे बच्चे का आत्मनिरीक्षण करवाना, अंतर्दर्शन करवाना कुछ इस तरीके से है जैसे आपको अंधेरे के बारे में जानकारी लेनी है। एक रात है और उस रात में अंधेरे का क्या करना, आपको निरीक्षण करना है, परीक्षण करना, अंधेरे को जानना है, अंधेरे के बारे में जानकारी लेनी है। और आपने क्या किया? अंधेरे के बारे में जानने के लिए एक लट्टू जला दिया, एक लाइट जला दी, एक बल्ब जला दिया। तो एक बात बताओ भाई, जानना किसके लिए था? अंधेरे के लिए। और आपने क्या जला दिया? एक लाइट जला दी। तो जिस चीज के लिए जानना था वो गायब हो गया ना। जब लाइट जल गई तो अंधेरा रहा ही कहा। तो ये उदाहरण कौन देता है? तो विलियम जेम्स कहता है कि ये विधि कुछ इस तरीके से है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। क्या कहता है ये? कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ठीक उसी तरीके से है जैसे अंधेरे को जानने के लिए लाइट जलाना। ठीक उसी तरीके से है, ठीक उसी तरीके से है जैसे अंधेरे को जानने के लिए, अंधेरे को जानने के लिए एक लाइट जलाना, एक लाइट जलाना। ये बात किसने कह दी? विलियम जेम्स ने कह दिया। और किसकी आलोचना करते हुए? तो बेटा जी आत्मनिरीक्षण विधि की आलोचना करते हुए। अब आपसे पूछेगा, क्या अगर विलियम जेम्स ने इसकी आलोचना कर दी तो यह विधि किसी काम की नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। इस विधि के कुछ फायदे भी है, एडवांटेज भी है, और कुछ आपके नुकसान भी है। तो बेटा जी बात करते हैं
इस विधि के कुछ फायदों के बारे में, इस विधि के लाभ, आत्मनिरीक्षण विधि के लाभ के बारे में बात करते हैं, फायदों के बारे में बात करते हैं। देखो भैया, किसी भी विधि में कहीं भी प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, पर यह ऐसी विधि है ना तो किसी समय की जरूरत है। आपने किसी के बारे में जानना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अंतर्दर्शन करना है, कहीं भी किसी भी जगह ना समय की कोई बाउंडेशन है और ना ही कोई विशेष स्थान की इस जगह की आवश्यकता है। तो ये क्या हो गई, एक तो सरल है, एक कहीं भी किसी भी स्थान पर इसे किया जा सकता है। तो क्या रह गई है, कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सस्ती विधि है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो देखो सरल विधि है, इसको समझना बेटा जी, सरल विधि है। ओके सर, ये प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि है। सरल कैसे है, इसमें समय व स्थान की विशेष आवश्यकता नहीं, विशेष समय व स्थान की क्या नहीं है, विशेष आवश्यकता नहीं है, विशेष आवश्यकता नहीं। यानी कि इसके लिए कोई प्रयोगशाला की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये साधारण सी बात हमने समझा, इसमें समय और स्थान की विशेष क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो चले फिर आगे, और किसकी आवश्यकता नहीं है, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। तो सर क्या फायदे ही फायदे हैं इस विधि के, नहीं जी, इस विधि के कुछ लॉस भी है, कुछ नुकसान भी है, कुछ ऐसे तत्व भी है जो इस विधि के नुकसान देते हैं। तो बेटा जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया चेतन मन की ही का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी जो हानियां बता देता हूं आपको, हानि बता देता हूं। इसमें सिर्फ, इसमें अचेतन, अचेतन व अर्धचेतन, अर्धचेतन, इसमें अचेतन व अर्धचेतन मन का अध्ययन नहीं किया जाता, मन पर अध्ययन, मन पर अध्ययन नहीं किया जा सकता, अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब एक बात बताओ, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा क्या, बताओ। दूसरा, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, निष्ठता का अभाव होता है। और तीसरा, इसमें असामान्य व्यक्तियों पर अध्ययन नहीं किया जा सकता। जो असामान्य व्यक्ति होगा, क्या वो अपने मन की बात को यथास्थिति आपके सामने रख देगा क्या, नहीं। सामान्य व्यक्ति फिर भी आपको जो जानना चाह रहे हो चीजें हैं, वो खुद के बारे में सही आकलन कर सकता है। लेकिन जो असामान्य व्यक्ति है, उनका इसमें अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए फिर हम बात करें इससे अगली जो विधि है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गाथा विधि, इसके बारे में बात करेंगे। गाथा विधि के बारे में बात करेंगे, गाथा वर्णन विधि के बारे में अब हम चर्चा करते हैं, 3-4 लाइन में पूरा करते हैं। गाथा विधि या गाथा वर्णन विधि, गाथा वर्णन विधि के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। अब सीधा साधा सा फंडा क्या है, गाथा वर्णन विधि है क्या, कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति को अपने जीवन की कहानी लिखनी है या बतानी है। क्या है, कथा लिखनी है।
कुछ निश्चित बिंदुओं पर, निश्चित बिंदुओं पर व्यक्ति को क्या करना है? अपने जीवन की गाथा लिखनी है। अच्छा, या क्या है बेटा जी? व्यक्ति अपने जो पूर्व अनुभव है उन अनुभवों के आधार पर क्या लिखनी है? लेखा जोखा रखता है। क्या करता है इसमें व्यक्ति? पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यक्ति अपना लेखा जोखा रखता है, लेखा जोखा रखता है। यहां तक तो मामला ठीक है सर। और देखिए, गाथा वर्णन विधि में कोई ज्यादा सवाल बनने की संभावना नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी से निपटाते हैं। एक बार आपसे पूछ लेगा कौन सी विधि अंतर जो अनुभव है उनकी संचय विधि के रूप में जानी जाती है। लाभ हानि में सब कुछ आपको मालूम है। कौन अपनी कहानी गलत तरीके से सुनाएगा? अरे भैया, आप सब अपनी कहानी के हीरो हैं, आप सब अपनी कहानी के जज हैं, आप सब अपनी गलतियों के वकील हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो कोई भी अपने बारे में क्या कुछ गलत बताएगा क्या, कहानी में सुनाएगा क्या? तो बेटा जी, इसके लिए कोई ज्यादा लाभ और हानि में से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ गाथा वर्णन विधि के बारे में आपको इतना सा याद रखना है। अंतरानुभव, अनुभवों की संचय, संचय का अर्थ समझते हो? मतलब एक जगह एकत्रित की हुई संचय विधि है, संचय विधि है। ये बेनिफिट्स है कुछ और इसके लॉसेज है, ये नॉर्मल सी बात है। जब हम वस्तुनिष्ठ विधियां पढ़ेंगे तब हम बहुत गहराई में जाकर उनसे बनने वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से हमने बेटा जी आत्म परीक्षण विधि के बारे में बात की थी, उसी तरीके से उनके बारे में भी आगे चलकर हमें क्या करनी रहेगी? चर्चा करनी रहेगी। एक बार ब्रीफ में निपटाता हूं, आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में बात करता हूं। आज हमने क्या क्या पढ़ा उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बात की, आत्मनिष्ठ विधियां, जिसमें हमने आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि के बारे में चर्चा की है। कल की क्लास में हम वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में बात करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी? दीपावली के बाद ऊर्जा का संचार कैसा है आप में और आपके गुरुजी में? कमेंट बॉक्स क्लास खत्म होने के बाद लिखकर जाएंगे, बताकर जाएंगे। जब तक एक बार ब्रीफ रिवीजन के साथ में आज की क्लास को विराम दूंगा और फिर दिन प्रतिदिन इसी तरीके की क्लासेस लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होता रहूंगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में हम निरीक्षण, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, मनोविश्लेषणात्मक, विकासात्मक, मनोभौतिक, साक्षात्कार, उपचारात्मक, परीक्षण, विवेक, समाज मिति, सांख्यिकी, प्रश्नावली आदि के बारे में बात करेंगे। आज हमने बात की आत्मनिरीक्षण विधि। तो पहली बात, मनोविज्ञान की कैसी विधि है? परंपरागत विधि है। शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वयं का मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करना। इनके सवाल भी लाऊंगा बेटा मैं, जैसे ही टॉपिक पूरा होगा इनके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा, इनके पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा जो पहले एग्जामों में पूछ लिए गए हैं। इतना खूब रहेगा या और कुछ भी चाहिए तो बताइएगा। मूल रूप से यह विधि जॉन लॉक की देन है और शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग करना या शिक्षा मनोविज्ञान में इसको लाने का श्रेय विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर को दिया जाता है या टिचनर को दिया जाता है, जो कि संरचनावादी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए बात करते हैं। अन्य नाम के बारे में चर्चा करूं तो इसको अंतर्दर्शन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट याद रखना। यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, सवाल पूछा जा चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? यह सवाल पूछा जा चुका है। इस विधि के द्वारा चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ओके सर। आलोचना विलियम जेम्स ने की है। बालक के व्यवहार का अध्ययन
करना ठीक उसी प्रकार है जैसे अंधेरे को जानने के लिए लाइट जला देना। अब भाई जानना अंधेरे को है, आपने जला दी लाइट तो अंधेरा तो रहा ही नहीं, जानोगे किसको भाई। ठीक है, ऐसे आलोचना कर दी इसकी। फिर हमने देखा विधि के लाभ। देखो सरल विधि है, प्राचीन विधि है, स्थान व समय का ज्यादा कोई रोल नहीं है, कहीं भी कभी भी इसका अध्ययन किया जा सकता है और प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। तो हानि क्या है, इसमें अचेतन व अर्धचेतन मन पर अध्ययन करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वस्तुनिष्ठता का इसमें अभाव है और असामान्य व्यक्तियों पर ये अध्ययन करने में उतनी समर्थ नहीं है। फिर गाथा वर्णन विधि से कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी इसके बारे में हमने जितनी भी जानकारियां थी उतनी जुटा ली है। अब अगली क्लास में हाजिर होऊंगा फिर से लेकर एक शानदार क्लास जिसमें हम बाकी वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत लिख कर जाना कमेंट बॉक्स में। र सुल्तान कर दे चढ़ाई वाली फीलिंग आई है या नहीं। थैंक यू।